जी, तो हम QSO पे थे कल। कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास रहेगी, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको मजीद लेके चलते हैं। आपने इसके तमाम के तमाम डेफिनेशंस को बागौर पढ़ लिया था और डेफिनेशन क्लॉज जिसने समझ ली उसने इस QSO की मिथ समझ ली। QSO एक्चुअली टोटल का टोटल आपका डिपेंड ही डेफिनेशंस पे करता है, और डेफिनेशन यही अल्फाज आगे इस्तेमाल होने हैं जिनको इन अल्फाज की पहचान हो जाती है। मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, इसी तरह फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट एंड इश्यूज, रेलेवेंट फैक्ट। बहुत ज्यादा जो पाला पड़ता है वो फैक्ट एंड इश्यूज और रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट का बहुत बड़ा चैप्टर उसने जो दिया है वो आपने देखा होगा। ये देखिएगा आपका चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन 19-18 से ऑनवर्ड, ये चैप्टर का नाम ही चैप्टर 3 पढ़ें, ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो जब रेलेवेंसी का पता होगा देन आपको इसका भी याद होगा कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का पता है, फैक्ट का पता है। देखिए एक एक लफ्ज लॉ के अंदर, आप लॉयर्स हैं, आप एस्पायरेंट्स, जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं, कल आप लोगों ने जज भी बनना है, आप लोग ADPP DDPPs बनेंगे। आप लोगों के सामने बहुत सारे अल्फाज, देखिए वकला का काम, एक एडवोकेट का काम क्या होता है, अल्फाज के साथ खेलना। अल्फाज ही हैं जिसको हमने पढ़ना है और उसका मतलब लेना है। अगर मुझे अल्फाज का मतलब नहीं आता उसको, तो फिर मैं बहुत जगह पे मार भी खाऊंगा और बहुत जगह पे रह भी जाऊंगा। लफ्ज आपके बोलने से अगला इंटरव्यूअर्स है या कोई भी है आपको उतना ही लेता है जितने आप अल्फाज बोलते हो, और जो अल्फाज बोलो आपको तोलना भी आए, कि उसको परखना भी आए, उसको एक्सप्लेन करना भी आए कि ये लफ्ज मैंने क्या पढ़ा है और क्या बोला है, इसका मतलब क्या है। तो लफ्ज आज आपका आर्टिकल 3 है, मशहूर जमाना, बहुत मशहूर आर्टिकल। आर्टिकल 3 के साथ 17 मिला के पढ़ा जाता है बहुत ज्यादा। तो क्या है ये, कहता है ये चैप्टर का नाम ही ऑफ विटनेसेस है, कि विटनेसेस किस तरह आएंगे, क्या चक्कर है, क्या नहीं, ठीक है। लेकिन इससे पहले चलो अब आज ये पढ़ते हैं, हमें चैप्टर नेक्स्ट लास्ट पे जैसे कि हमारी एक्सरसाइज है इस तरह करनी चाहिए। खैर आज तो हम इसको देखेंगे। हु मे टेस्टिफाई, अब विटनेसेस के बारे में हु मे टेस्टिफाई से मुराद कौन शहादत दे सकता है, कौन टेस्टिफाई कर सकता है। तो ये बहुत ही मशहूर है, आपका बहुत दफा आता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस करके शॉर्ट आंसर्स के पूछे जाते हैं। कहता है ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट। लफ्ज पर्सन यूज हुआ, माइनर मेजर कोई यूज नहीं हुआ, पर्सन यूज हुआ। तो उसने कहा तमाम पर्सन्स, हर किस्म का पर्सन। अब पर्सन के अंदर ना माइनर ना मेजर कोई भी बात नहीं की। उसने कहा शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ये जनरल रूल उसने बता दिया कि तमाम लोग जो भी कॉम्पिटेंट हैं टेस्टिफाई करने के लिए। अब कॉम्पिटेंसी कैसे, वो उसको आगे बता रहा है, अनलेस द कोर्ट कंसीडर। अब जहां तक, जब तक कोर्ट कंसीडर करे दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम आर फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन। ये उसने कह दिया कि उन शख्स की, उन लोगों की क्या नहीं, शहादत नहीं ली जाएगी, किन लोगों की, जिनको सवाल किया जाए, उनको सवाल किया जाए और उसका वो एक सादा रैशनल आंसर ना दे सकें। उन सवालात का कहते हैं सवाल गंदम तो जवाब चना, ये बात ना हो, तो ऐसे लोगों की गवाही नहीं ली जाएगी। उसने कहा कैसे, बाय टेंडर ईयर्स। उनके अंदर किस चीज को वो कह रहा है, टेंडर ईयर्स। टेंडर ईयर्स को तो बहुत ही बचगाना जो उम्र होती है, कच्ची उम्र होती है, वो है जिसे हम बचपन कहते हैं, टेंडर ईयर्स में है, या एक्सट्रीम ओल्ड एज में है, जब बहुत बूढ़ा बंदा 73-72 गया है, वो बूढ़ा हो गया है। या डिजीज वेदर बाय बॉडी और माइंड, या उसको कोई बीमारी है माइंड पे या बॉडी पे असर करती है, और एनी अदर यूज ऑफ द सेम काइंड, या फिर कुछ इस वजह से है।
तो फिर तो उनकी टेस्टिफाई नहीं किया जाएगा, उनकी शहादत नहीं ली जाएगी, जो कि उनको ऐसे लोगों को सवाल किया जाए छोटे होने की बुनियाद पे, बहुत छोटा या बहुत बड़ा होने की बुनियाद पे, या कोई बीमारी की वजह से, और फिर उनको सवाल किया जाए तो उसका वो आंसर रैशनल ना दे सकें, तो ऐसे लोगों की शहादत नहीं ली जाएगी। अदरवाइज तमाम के तमाम लोग जिनको सवाल किया जाए और उसका रैशनल आंसर दे दें। मैं अक्सर सवाल करता होता हूं, क्या 1 मिनट का, आधे मिनट का बच्चा गवाही दे सकता है, या 1 दिन का, या 2 दिन का? तो 1 बाय 1 आप मुझे आंसर करेंगे कि क्या आप मुझे ये बताएं, क्या 1 दिन का, 1 महीने का, 1 सेकंड का बच्चा गवाही दे सकता है? 1 बाय 1 नहीं दे सकता। दूसरा, नहीं दे सकता जी। अगला, नहीं दे सकता। अगला, नो सर। अगला, बेटा ऐसा नहीं है, आपको डेफिनेशन शायद समझ नहीं आई। मैं अगेन कोशिश करता हूं समझाने की, फिर समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी कतई नजर किताब बता रही, उसने कहा ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट। उसने किसी को नहीं कहा कि टेंडर, हाँ उसने कहा टेंडर ईयर्स को, इसलिए कह रहा हूं कि इफ क्वेश्चन पुट टू हिम, पुट टू हर, पुट टू देम, वो 1 मिनट का भी हो, 1 सेकंड का भी हो, सवाल किया जाए और उसका रैशनल आंसर दे दे, तो ही इज कॉम्पिटेंट। ही इज कॉम्पिटेंट। अगर बच्चा, आप देखें, अब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप हिस्ट्री में कुरान पाक की रीडिंग करते हैं, कुरान पाक से टच रहें, सूरह यूसुफ पढ़िएगा। सूरह यूसुफ के अंदर आपका वो बच्चा, छोटा बच्चा, बिल्कुल अभी माँ की गोद में है, तो वो भी शहादत देता है, तो दैट ही इज, क्योंकि उसने क्वेश्चन समझा और उसका आंसर दिया, तो ही इज कॉम्पिटेंट विटनेस। सो कॉम्पिटेंसी की बात इस वहां पे है, जहां पे उसने कह दिया कि उसको सवाल समझ आ जाए और वो जवाब दे दे, वो चाहे 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का ही क्यों ना हो। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यहां पे फिर एक्सक्लूड कर रहा है। इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर परजरी आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, अगर कोई भी, किसी भी कोई शख्स ऐसा है जिसको सजा याफ्ता है किसकी झूठी गवाहियां देने पे, परजरी के ऑफेंसेस में, तो फिर वो शख्स गवाही नहीं दे सकता। एक पहला शख्स क्लोज किया, लेकिन इसको फिर अगेन प्रोवाइजो आ गई, प्रोवाइडेड फर्दर दैट the provisions of first proviso shall not apply to person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mend his ways। उसने कहा उसको सजा जरूर हुई थी परजरी में, झूठी गवाहियों में, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को मलामत की, अपने आप के रास्ते चेंज कर लिए, तो अब वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, अब वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है। उसने कहा अगर तो उसने अपने रास्ते, हाजी नमाजी मौलवी हो गया, हज कर आया, या उसने जो तौबा तैब हो गया, इसके बाद ये सारी चीजें कोर्ट के लिए है ना, कोर्ट किस तरह लेता है, कौन सी एडमिजिबल है, कौन सी नहीं है, वो हम कल इंशाल्लाह 1:30 से स्टार्ट करेंगे कि एडमिजिबिलिटी ऑफ एविडेंस कहां पे है। तो वो बात कर रहा है कि अगर इस तरह से कोई शख्स परजरी में सजा याफ्ता था, अब वो ठीक हो गया, उसने अपने रास्ते बदल लिए, तो अब वो सजा, अब वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। नंबर प्रोवाइजो नेक्स्ट कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द हॉली कुरान एंड सुन्ना फॉर अ विटनेस। अब यहां पे और कह रहा है कि इनके लिए, कॉम्पिटेंसी के लिए, जो कुरान एंड सुन्ना ने जो हमें क्वालिफिकेशंस दी हैं, वो कुरान और सुन्ना में बता दी गई हैं हर गवाह के लिए। एंड वेयर सच विटनेस इज नॉट फोर्थ कमिंग, जो उसमें नहीं आता, द कोर्ट मे टेक द एविडेंस ऑफ विटनेस हु मे बी अवेलेबल। तो अगर वो अब्बास का, अगर इसीलिए तो हम आर्टिकल
बहुत सारे गवाहान, किस में क्या गवाह आना है, कौन कॉम्पिटेंट होगा, कॉम्पिटेंसी की बात है ना। तो अगर आप देखें हदूद केसेस, जितने भी हद है हदूद केसेस के अंदर आपकी 8 तरह के हदूद लॉस आए हुए हैं, उनके अंदर अगर गवाही देखें तो वो कह रहा है 4 एक किसमें, एक रेप केस में जिसको कहते हैं, उसके अंदर क्या है, जिना बिल कंसेंट वाली बात क्या है, उसके अंदर वो कह रहा है कि 4 मेल आई विटनेसेस हो जो कि तज़कियत शहूद पे पूरे उतरते हैं। अब दैट इज कॉम्पिटेंसी, उसकी कॉम्पिटेंसी मापने का तरीकाकार है जो कुरान सुन्ना ने दिया है। अगर वो उसमें पूरा नहीं होता था देन कहते देन भी सजा तो हो सकती है, फिर वो जो अवेलेबल होंगे, फिर हद में सजा नहीं होगी, फिर ताजीर में आपका रेस 476 के 376 में उसकी सजा है, फिर वहां हो सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं पहली बात है कुरान सुन्ना को देखना है, फिर आगे चलना है। फिर नंबर एक्सप्लेनेशन के अंदर फिर कुछ चीजें बता रहा है, क्या कहते, अ लुनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। लुनेटिक इनकॉम्पिटेंट नहीं है। लुनेटिक जो ल्यूनर मंथ्स में होता है, जिनको क्या पढ़ते हैं, दौरे पढ़ते हैं, जिनको बाजुकात, वो कहते हैं अगर लुनेटिक, पहली बात है वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है। कब? अगर वो लुनेसी में, उन ल्यूनर मंथ्स में नहीं है और सवाल किया जाए तो आंसर दे दे। बात वो चाहे यहाँ पे जेड़ा मर्जी बीमारी वाला ले आओ कोई भी, अगर डेफिनेशन आपको पहली 4 अल्फाज समझ आ गए, वो पहले 4 से 5, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तमाम कर सकते हैं। हाँ, चेक लगाया, उसको चेक आपने किस तरह करना है, तो वो कोई भी कहता है जिसको सवाल किया जाए और वो जवाब उसका ठीक ठीक दे दे। एक बच्चा आता है छोटा सा, आजकल के कंप्यूटर बच्चे हैं, किसी से कुछ भी पूछा जाए क्या करता है कंप्यूटर बच्चा, उसको कहा जाता है हाँ जी पुत्र कितों आए हैं, तो फट फट दसदा है, कितने जा रहे हैं फट दसदा है। वो पिछले दिनों में एक बड़ा मेरे सामने एक केस था, हाई कोर्ट में हमने एक रिट की, तो वो उसको हमने 491 में और 199 में प्रोड्यूस करवाया। तो वो छोटी सी बच्ची थी, गालबन 2 साल 2.5 साल या 3 साल उसकी उम्र होगी। तो वो उसको बुलवा के तो प्रोड्यूस करवाया गया, तो कोर्ट के अंदर उसको बुलाया गया। तो उसके जो वकील थे, अभी वो जैसा पूछते हैं कि क्या नाम है बच्ची का, तो वो इतनी छोटी थी कि वो नजर भी नहीं आ रही थी, तो नीचे से छोटी सी आवाज बोली मेरा नाम ये है। तो जैसा आपने कहा ये कौन बोला, उन्होंने कहा वो बच्ची। उसको उन्होंने कहा मैं रोस्ट्रूम पे खड़ा कर दो, तो वो खड़ा कर दिया गया। उससे जज साहब ने पूछा क्या नाम है, नाम बताया, क्या करती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो, उम्र कितनी। आप इमेजिन करें कि फिंगर टिप्स पे उसने इस तरह बात की कि हम हैरान रह गए। तो मीनिंग देयर बाय वो समझ रही थी तो आंसर दे रही थी, ही इज अ कॉम्पिटेंट। तो यहां पे वही बात कि बेटा मैं अर्ज कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, स्टेट ऑफ माइंड की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। आप सपोज ल्यूनेटिक हैं, आप ल्यूनर मंथ्स में, आपको कहता हूं आप क्या कर रही हैं अब, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे मुझे, आप मैं खेल रही हूं, स्टडी कर, हाँ, तो दिस इज रैशनल आंसर। सवाल मैंने किया ना, आपसे पूछूं एक, और भाई कोर्ट में ही देना होता है, ये कोर्ट में ही आंसर देना होता है, ये कोर्ट के सामने कॉम्पिटेंसी है। ये घर में बैठे या अपने ड्राइंग रूम में बैठे नहीं है, ये कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जब गवाही देने आएगा, टेस्टिफाई से मुराद गवाही है, जब वो गवाही देने आएगा तो ही इज अ विटनेस और नॉट। वो वट एवर बयान तो हो नहीं, एविडेंस तो भाई जब वो ल्यूनर मंथ्स में है तो बेटा बात समझने की कोशिश करें कि एक एविडेंस में आके वो ल्यूनर था, वो ल्यूनर मंथ में नहीं था, अगली एविडेंस ल्यूनर मंथ में हो तो कैसे एविडेंस देगा, फिर उसकी एविडेंस तब भी होगी जब वो ल्यूनर मंथ में नहीं होगा। सवाल करो और उसके मुताबिक जवाब देगा तो देन वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट जी, सेक्शन 7 आपका आगे आर्टिकल 17, 3 आपने पढ़ लिया, इसके साथ हमने इसीलिए पढ़ते हैं आर्टिकल 17, कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। अब कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस से क्या मुराद है, वो कह रहा है कॉम्पिटेंसी हमने पीछे पढ़ी, अब किस में कितने गवाह हैं, कहता है द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस, किसी भी जगह पे, शैल बी डिटरमिन, कितने होने चाहिए
उसने कहा ये डिटरमिन कैसे होना है, कहता है ये डिटर्मिनेशन का एक ही फॉर्मूला है और दैट इज क्या, इन एनी केस शैल बी डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। सिंपल सी बात, उसने कहा जो कुरान एंड सुन्ना ने कह दिया वही इसके अंदर फॉलो होगा। ठीक हो गया। अब कह रहे अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ हदूद और एनी अदर स्पेशल लॉ। बात है स्पेशल लॉ और हदूद लॉज में, तो उसने कह दिया अकॉर्डिंग टू सुन्ना, और स्पेशल लॉ में उसमें बता दिया। अदरवाइज क्या होगा, उसने कहा अदरवाइज ये होगा कि वो बच्ची ड्रॉप हो गई, मेरा ख्याल उसको ले लिया जाए। कहाँ गई? जी, तो कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, द कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन टू टेस्टिफाई, हमने कहा कि एक तो कुरान और सुन्ना से लिया जाएंगे सारे लोग, कुरान और सुन्ना से नहीं है, हदूद लॉज स्पेशल लॉज वाले उसने बता दिए। उसके अलावा अब हदूद लॉज मैंने पहले बता दिए, हदूद लॉज आपके 8 किस्म के 8 टाइप्स ऑफ हदूद लॉज हैं जो 1979 में पास हुए थे। उनके अंदर एक सिर्फ है जो जिना केस है, उसके अंदर क्या है 4 मेल आई विटनेसेस है। बाकी तमाम हदूद लॉज के अंदर 2 मेल आई विटनेस अडल्ट होंगे और तज़कियत शहूद पे पूरा उतरते होंगे और ट्रुथफुल विटनेसेस होंगे। ये उसने कॉम्पिटेंसी बताई हुई और नंबर बताए हुए। तो ये अब जब लिखना चाहें तो ये सारे के सारे अब हदूद है या प्रोहिबिशन है, प्रॉपर्टी है या कज़फ है, या किस तरह लिया, वो जो जो आपके 8 किस्म के बने हुए हैं उनके अंदर वो सारे लिख सकते हैं। वो तो हो गए हदूद केसेस। स्पेशल लॉज के अंदर स्पेशल विटनेसेस लिखे होते हैं कितने कितने होंगे। अब बात आ रही अगर कहीं नहीं है तो उसके अलावा अगर हदूद छोड़ के बाकी सारे, बाकियों में कितने विटनेसेस होंगे, कहता है नंबर ए, इन मैटर परटेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। बात हो रही है मैटर वो जिसके अंदर फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन, जहां पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन की बात हो, जिम्मेदारियां जो आने वाली हैं मुस्तकबिल में, उनकी बात हो रही है। इफ रिड्यूस टू राइटिंग, अगर वो लिख लिए गए हैं, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men, तो उसके ऊपर कौन से लोग उसको टेस्ट करेंगे, 2 men और 1 man एंड 2 women, या 1 मैन बंदा और 2 औरतें, 1 बंदा और 2 औरतें, सो दैट 1 may remind the other if necessary and evidence shall be led accordingly। बात समझने वाली, बहुत समझने वाली। अक्सर हमने सुना होगा कि औरत की गवाही आधी होती है, जो कि टोटली गलत है। औरत की गवाही आधी नहीं होती, औरत की गवाही भी पूरी होती है। बट कुरान एंड सुन्ना ने हमें आज भी हमेशा की तरह बता दिया, क्या बताया कि औरत क्या है फातरुल अक्ल है, अक्ल से थोड़ी, क्योंकि उसके ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अक्ल से थोड़ी सी कभी कभार चीजें क्या करती है, अमलगामेट कर जाती है, भूलने का खदशा ज्यादा होता है, इसीलिए औरत की गवाही पूरी है। लेकिन उसने कहा कुरान सुन्ना या आपका लॉ मेकर ने ये कह दिया, कुरान और सुन्ना के मुताबिक ये है कि गवाही पूरी होगी, लेकिन गवाही एक औरत की होगी, लेकिन उसके साथ दूसरी उसको याद दिलाने वाली होगी। उसने कहा 1 man and 2 women, 2 औरतें, so that 1 may remind the other, जिसमें से क्या होगा कि एक दूसरी को बताएगी, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हुई तो। उसने कहा अगर एक जगह पे वो भूलती है तो दूसरी उसको याद करवाएगी कि नहीं ऐसा नहीं, यहां पे इस तरह था, और इस तरह वो गवाही रिकॉर्ड कर ली जाएगी। फिर दूसरी बात बी, कहते हैं इन ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट में एक्सेप्ट। अब ये सिर्फ किस में था, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मैटर्स में, या तो फाइनेंशियल मैटर है या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, और वो क्या हो, वो लिखी हुई हो, किसी डॉक्यूमेंट में रिड्यूस इनटू राइटिंग कोई इंस्ट्रूमेंट लिख लिया गया हो, तो ऐसी सूरत में। और बाकी जितने भी मैटर्स हैं, कहीं पे भी जितने भी हैं, उनको वो कह रहा है इन ऑल अदर मैटर्स
द कोर्ट मे एक्सेप्ट, कोर्ट उसको मान सकती है, किसको, आर एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन और वन वुमेन, एक बंदा या एक औरत, आर सच अदर एविडेंस एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस में वारंट, या जिस तरह उस केस के मुताबिक उनको चाहिए। तो यहां पे ये बात समझ आ रही, एक जनरल रूल है, पूछा जाए आपसे एक सवाल अगेन कि भाई कितने लोगों गवाही दे सकते हैं किसी भी केस में, तो आप क्या आंसर देंगे, 1 by 1। सुमन बुकमन, मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कितना कम से कम लोग होंगे, कितने लोग होंगे जो गवाही दे सकते हैं किसी मैटर में। चलो जी, चलो अब मैं आपको बताता हूं, एक मर्द और एक औरत की गवाही इनफ है, एक मर्द या एक औरत है। और अगर तो इसका पूरा जवाब आपने देना है कि पहला जवाब तो यह है कि कम से कम एक बंदा या एक औरत गवाही के लिए काफी है। कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बी में। और अगर कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन या आपका क्या है फाइनेंशियल मैटर है, तो फिर दो मर्द एक मर्द और दो औरतें एक दूसरे को रिमाइंड करवाएगी। तो ये आपका फुल फ्लेज आंसर है, कि ये आंसर नहीं है कि जी कोई कहता है दो औरतें एक मर्द, या नहीं, कम से कम जनरल रूल किसी भी मैटर में एक मर्द या एक औरत की गवाही, मतलब खुला लेने जाती लड़की और अकेली गवाही दे दे तो खुला होगी, ठीक है, मर्द एक गवाही दे दे तो चल गया मामला। लेकिन यहां पे कह रहा है कि अगर दो काम है, या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है या जो मैटर रिलेटिंग टू परटेनिंग टू फाइनेंशियल, तो फिर ऐसे मैटर्स में क्या होगा, दो मर्द या फिर एक मर्द और दो औरतें एक दूसरे को रिमाइंड करवाएगी। तो ये आज आपका लेक्चर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल इसको आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।